ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। राजेश भाई, जैसे कि आज महीने का पहला मंगलवार और आज के दिन हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम रहता है गन्ने की पाठशाला। बिल्कुल शीतल बहन, और इसका हमारे भाइयों को इंतजार रहता है और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। और आज का हमारा विषय है गन्ने की पेड़ी यानी कि रैटून में सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य। बिल्कुल, तो जो भी सवाल हो उसके लिए हमारे साथ में विशेषज्ञ हैं। सूरज भान जी हैं, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत, और साथ में है डॉक्टर सौहार्द दुबे जी, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं। और कार्यक्रम का संचालन करेंगे नरेश परासर जी, तो चलते हैं उनके पास। फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर सूरज भान जी, डॉक्टर दुबे जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, एक सवाल पहले मैं पूछता हूँ। अभी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है, हाँ, तो इस बारिश को गन्ने के परिदृश्य में किस तरह से देखते हैं आप? कैसे है ये, गन्ने के लिए अच्छी है, खराब है क्या? जैसे कि गर्मी का सीजन है, और गर्मी के सीजन में जो अगर देखा जाए तो गन्ने की फसल एक दिन में लगभग 1.5 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक पानी का वाष्पोत्सर्जन कर देती है। और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोगले छोड़ने की और वो है जी, है तो पहले से जिन लोगों ने अपना गन्ना कटाई कर ली होगी, पोगले भी छोड़े होंगे, तो नीचे से पौधे भी निकल आए हैं। तो इस समय पानी बहुत ज्यादा जरूरत होती है गन्ने की फसल के लिए। तो अगर ये सिंचाई न करनी पड़े, उसके लिए एक बहुत बढ़िया काम हो गया किसानों का फ्री में। हाँ, और नीचे तक पानी जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा ये। जी, चलिए, तो बारिश जो है खासतौर पे गन्ना किसानों के लिए लाभदायक है। हाँ डॉक्टर साहब, आज पेड़ी की बात है, हमारी जो विषय भी है पेड़ी के बारे में ही है। तो जब पेड़ी छोड़ते हैं किसान जी, तो उस समय कुछ खास सावधानियां कुछ ऐसी रखनी चाहिए ताकि वो आगे उनका लाभ हो उनका? देखिए, जैसे कि पेड़ी गन्ना काटते समय ज्यादातर जो ठेके पे ही देते हैं लोग, ज्यादातर किसान भाई ठेके पे ही गन्ना की कटाई करते हैं, कुंतल के हिसाब से होता है। तो उसमें ज्यादातर ये दिक्कत होती है कि वो जल्दी जल्दी काटने के चक्कर में अपना जितना गन्ना उन्हें कुंतल काटेंगे, उस कुंतल के हिसाब से वो उन्हें वो उसका रेट मिल जाता है। तो उसमें जल्दी काटने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल जमीन के लेवल से गन्ना न काट के ऊपर से कटता है। जैसे ही वो अपनी कुदाली चलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो जमीन के लेवल से कटना चाहिए। वो जमीन से लेवल से न कट के ऊपर को कटता है, तो वो ऊपर गांठें कुछ रह जाती हैं। और वो जो गांठें ऊपर रह जाती हैं, जो नीचे का पोर्शन होता है, उसमें देखा होगा आपने, गांठें बहुत नजदीक नजदीक होती हैं। जी जी, तो वो कल्ला पहले निकलेगा तो वो ऊपर से निकलेगा, जो ऊपर की गांठें, जमीन से ऊपर गांठें रह गई, उनसे कल्ला निकलता है, और वो कभी भी गन्ना नहीं बनता। जब गन्ना जमीन से निकलेगा वही गन्ना बनता है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा समय खराब कर देता है हमारे नीचे से गन्ना कल्ला निकलने में, जो गन्ना हमें असली तौर पे देता है। जी जी, तो एक कोशिश करें, एक पंतनगर विश्वविद्यालय ने एक जैसे हैरो है, हैरो की तरह ही एक लेबल में गन्ना कटर पेड़ी के लिए बनाया था। लोगों ने पहले चलाया था, पर पोगले छोड़ते हैं, तो पोगले छोड़ने के चक्कर में उन्होंने फिर उसे बंद कर दिया। तो वो एक लेवल से कर देता, जमीन के लेवल से जितने भी वो एक तरह से ठूंठ जो है वो सारे जमीन के लेवल में बना देता, तो एक साथ सभी कल्ले निकलते थे, तो गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार निकलती। डॉक्टर दुबे, पेड़ी से अगर अच्छी बढ़वार हमें लेनी है, तो उसके लिए अगर शुरू की बात हम करें, शुरू में हमें क्या खास काम करने चाहिए ताकि बढ़वार हमें अच्छी मिल जाए? भाई शुरुआत में सर, जैसा कि सर ने बताया कि एक तो हमें सतह से काटना चाहिए। सतह से काटने ऊपर जो रह जाता है किल्ला, तो उसमें या तो बीमारियां और जो है अधिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, कीड़े मकोड़े का भी अटैक ज्यादा आ जाता है जी। तो उसी क्रम में अगर हम जो है पेड़ी की शुरुआत करते हैं, तो जो अमूमन हमारे यहाँ प्रथा है कि पत्तियां ऊपर से घेर के फैला के उसके बाद फिर ऊपर से खाद किसान भाई डाल देते हैं। डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा रोकने के लिए, एक फोन आ गया, उससे पर चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले एक फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार साहब जी, कैसे हो? बढ़िया जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं राजवीर फौजी, जिला सोनीपत, तहसील गोहाना। जी फौजी साहब, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है साहब जी, जैसे गन्ने का ये पाठशाला चल रही है, ये की कटाई की बात है ना, जो ऊपर से कट जाता है, या उसमें बाद में रूटावेटर घुमा दिया जाए जी? हल्का, हाँ बोलिए। फिर उसको रूटावेटर घुमा दिया जाए मिड डे में, और फिर पानी दे दिया जाए, तो कैसा रहे?
देखिए, रोटावेटर से तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। जो आजकल जैसे पुआल जलाने के लिए या गन्ने की पत्तियां जलाने के लिए जो हम लोग वो काम कर रहे हैं ना, तो ये जलाने के लिए रोक पे प्रतिबंध है। तो एक मल्चर करके एक वो आया है, यंत्र है मल्चर। तो हाँ, तो वो ये एकदम पूरा भुरभुरा बना देता है और पूरी पत्तियां भी आपकी काट देगा और पत्तियां काट देगा, और साथ में ये भी अगर ढूंढ ऊपर निकले हुए हैं तो वो भी कट जाएंगे। कटने में खाद का भी काम हो जाएगा। हाँ, और उसमें अगर नमी है अच्छी तो अच्छी बात है, और ये गुड़ाई करके और खाद वगैरह लगा के कर देंगे तो वो बहुत जल्दी जो भी पत्तियों का बचाव है वो पड़ी हुई है वो सब सड़ जाएंगी एकदम, और अच्छी खाद मिलेगी आपको। ट्रैक्टर ड्रोन रेटून मैनेजमेंट डिवाइस भी आ गई है। उसमें साइड में क्या, जितने चौड़ाई पे आप गन्ना ले रहे हैं तो उसी में 2 पाइप साइड में लगे रहते हैं और बीच में वो जो है ब्लेड होता है नीचे उसके, तो पूरे आपको पैडी को पूरा काटता हुआ चला जाएगा गन्ने को, और साइड में खाद चली जाएगी। तो जहां खाद की जरूरत है वहीं पे खाद आपकी सही जगह पे प्लेसमेंट उसका हो जाएगा। तो वो भी मार्केट में उपलब्ध है, आप उससे करा सकते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई आपका फोन करने के लिए। और जितने और किसान भाई हैं उनकी कोई समस्या है तो वो भी हमें जरूर फोन करें। डॉक्टर साहब, हम चर्चा पे लौटते हैं वापस। तो हम जैसा कि हम कह रहे थे कि किसानों का मोस्टली क्या है कि पत्तियां फैला के उसके ऊपर से खाद डाल के पानी लगा देता है। तो ऐसा करने से मेरी समझ से इसका प्रभाव कुछ कम है, बजाय कि खाद जब ऊपर चली जाती है। पहली बात तो ये कि हमें ये बताया गया है कि डीएपी या खाद कभी भी बीज के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, हमेशा खाद नीचे रहनी चाहिए, बीज उसके ऊपर से पड़ना चाहिए ताकि उसका प्लेसमेंट सही तरीके से हो पाए। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर से पहले लगाने के बाद तब उसमें खाद हम लगाएंगे, पत्तियों के हटाने के बाद, या तो उसमें एक गुड़ाई करवा लें तब हम खाद लगाएंगे। खाद यदि किसान भाइयों को लगानी है तो उसमें 10 किलो डीएपी और 8 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। रेटून में अगर हम पैडी की बात करते हैं तो आवश्यक ये है कि सबसे प्रथम हमको पोके जो रह जाते हैं आपके, उसमें हमको 1 ml प्रति लीटर की दर से इमिडा का और 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से कार्बेंडाजिम और 20 ml प्रति एकड़ के हिसाब से एथेनॉल करके हार्मोन आता है, उसको धीरे से हमें कर लेना है। तो जिसमें कि हमारा इमिडा का काम करता है, कीट रोग प्रबंधन का करता है, कार्बेंडाजिम से हम लोग फंजीसाइड का काम करता है, और एक हार्मोन हम लगा देते हैं जिससे कि जो आपके रेटून है या पैडी जो आपकी है तो आपका पोका जो है एकदम से रोग से प्रतिरोधक क्षमता अपने डेवलप कर ले और उसके बाद अच्छे से आपकी पैडी ऊपर से आ सकती है। इसके बाद जब हम दूसरा स्प्रे करेंगे तो यदि हम 1 एकड़ में 100 लीटर पानी अगर हम ले रहे हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें 1 किलो यूरिया और 400 ग्राम इसमें जिंक सल्फेट की आवश्यकता है यदि वो 33% की है, और अगर 21 की है तो अनुपात के हिसाब से हम लोग इसमें बढ़ा सकते हैं। फेरस सल्फेट का भी अहम भूमिका रहती है इसमें। गन्ने में पैडी को अगर आप लोग कर रहे हैं, ये भी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और जो आपके गन्ने की पत्ती पे जो लाल से धब्बे होते हैं वो फेरस की कमी से होते हैं मोस्टली, और मैग्नीशियम की कमी से होते हैं, तो उन सब का भी हमें ध्यान रखना है। गन्ने की खेती में खासकर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पोषक तत्वों का जो उपलब्धता है उसको सही समय पे सही मात्रा में देना है, बजाय हम अंधाधुंध मतलब ज्यादा लगाने से ज्यादा सही प्लेसमेंट हम लोगों को ध्यान रखना है और सही टाइम पे देना है। इसके बाद जैसे ही हमारी पैडी किल्ले निकलने की अवस्था में आती है तो उस टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि NPK 19-19-19 के हमें स्प्रे करना है 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और वो भी 15 दिन के अंतराल पे हमें 2 स्प्रे करने हैं ताकि उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी कि उसकी जो अवस्था है बढ़ने की अवस्था है वो बढ़ जाए और हमारे किले स्वस्थ और अच्छे फसल हमारी आगे चल के हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने बात कही है, विस्तार से आपने समझाया है। डॉक्टर साहब, किसान जो है ना वो सोचता है कि जो भी गन्ना लगा रहे हैं, जो भी फसल लगा रहे हैं उससे आमदनी होनी चाहिए। गन्ने से आमदनी है कि मिल में उसके भाव अच्छे मिले। जी ठीक है ना जी। अब कौन सी ऐसी किस्म है कि जो किसानों को लगानी चाहिए जिसको बाजार उसमें मिल में ले जाए और तुरंत से वो मिल जो है उसको खरीद ले? क्योंकि आजकल पुरानी किस्म की भी मेरे पीछे कार्यक्रम में बात हुई तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई पुरानी ये किस्म जो है अब इसमें दिक्कत आने लगी है तो इसको आप रहने दें, ये वाली अपना लें। तो क्या खास ध्यान रखना चाहिए? चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? वजन की बात करें कैसे होना चाहिए? तो कौन सी ऐसी बढ़िया किस्म है जिसको अभी नहीं अगली बार जब लगाना चाहे तो वो लगा के फायदा उठा सकते हैं? देखिए, सबसे प्रथम तो हमको ये ध्यान रखना है, गन्ने की फसल हो या कोई अन्य फसल हो, हमें सही फसल चक्र का चुनाव करना है। ये जो समस्या आई है आपके लाल सड़न रोग की या गन्ना सूखने की समस्या आई है, फंगस की है, ये एक के बाद लगातार एक ही फसल एक ही जमीन में हो रही है तो उससे हमारा रेसिस्टेंट डेवलप हो रहा है और उसमें हमारी फसल को नुकसान हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो भी नवीनतम प्रजातियां हैं वो अलग अलग सिंचित असिंचित जगह के हिसाब से अलग अलग वैरायटी रिलीज हुई हैं। वो कहीं अच्छी जगह से, या तो शाहजहांपुर में हमारा शोध केंद्र है
मुजफ्फरनगर में शोध केंद्र है, उसका सेंटर है, या फिर आपके जो विभाग से ही गन्ना विकास संस्थान की तरफ से जो भी उच्चतम क्वालिटी का जो बीज है, जिसमें नवीनतम प्रजातियां हैं 15-201, 13-235, 15-023, 16-201, 16-202, 17-231। आवश्यकता अनुसार किसान भाई अपने अपने क्षेत्र में इसको नवीन प्रजातियों को ले लें, सही समय पे उसका शोधन अवश्य कर लें। शोधन में जो एक कमी किसान भाई करते हैं अमूमन कि उसको बीज को कटिंग करते हैं, कटिंग करके स्प्रे मशीन से जो है उसमें दवाई घोल के और हल्का सा छींट देते हैं, तो इससे सही तरीके से शोधन नहीं हो पाता। सही तरीका ये है कि छोटे छोटे उसके बड़ जो हैं उनको आप किसी कुंडी में या किसी पॉट में कहीं भी आप कम से कम आधे घंटे तक सीड ट्रीटमेंट उसका आवश्यक करें। डुबो के रखना है, वो डुबो के रखना है, मतलब ये नहीं कि फुहारे से मार दिया काम हो गया। डॉक्टर साहब इस पर चर्चा करेंगे, एक फोन आ गया, पहले फोन ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार सर। कौन सा बोल रहे हैं? मैं धर्मेंद्र सिंह, ग्राम नार मोहम्मदपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जी धर्मेंद्र जी बताएं क्या सवाल है? धर्मेंद्र नहीं, पहले तो मेरा नाम घनेंद्र सिंह। घनेंद्र, चलिए घनेंद्र जी बताइए, मैंने तो हीरो बना दिया था आपको। ये है कि मेरे पास में जो है गन्ना है पेड़ी, हाँ जी, और करीब ऐसा है चीले का, जी जी बताएं। और उसमें ऊपर टॉप बॉर्डर लगा है। टू बॉर्डर जी टॉप बॉर्डर है जी, टॉप बॉर्डर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जो बल्लम सा हो जाता है, तो मुझे एक तो दिया था उसने इमीडा जी, मिल वालों ने, हाँ जी, और एक हेक्सा स्टॉप, जी, 2 चीज दी है। और कोई कुछ क्या है, वो किससे रुकेगा? टॉप बेरर एक आपका कीट है, वो इमिडा और हेक्साक्लोव दवाई आपको बिल्कुल सही दी गई है। आप उसका स्प्रे कूड़ में जो है करेंगे, और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर फर्दर आप उसमें आगे कोराजिन है या किसी अन्य दवाई का स्प्रे भी आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप पहले इमिडा से करिए। ये स्टेज बाय स्टेज, आपको एकदम से हार्ड दवाई नहीं देनी है, दवाई सही है, इसका सही स्प्रे करें, मौसम आपका अनुकूल है, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे अभी थोड़ी बारिश बुरिश की संभावना हो जाती है या बादल हुए हैं, इनका कोई फर्क पड़ता है? फर्क तो ये पड़ा, टेम्परेचर डाउन हुआ है, जी। और इसमें जो है कीड़ों की जो लाइफ साइकिल है वो भी थोड़ा सा तेज हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। हालांकि अभी ह्यूमिडिटी हमारा इस मौसम में उतनी नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे दवाई छिड़की, बादल हो रहे हैं, दवाई छिड़की, बारिश आ गई तो उसका तो बेकार ही जाएगी। बारिश आ गई तब तो दिक्कत है। बारिश के लिए तो फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं स्टिकर लगा के करें, या फिर किसान भाई हमसे ज्यादा मतलब अनुभवी है, तो बारिश अगर उन्हें लग रही है तो उस दिन वो ना करें, जिस दिन मौसम खुला उस दिन। स्पीकर में बताइए, स्पीकर में जैसे क्या लगाए? स्टिकर में जैसे आप दुकान पे ही जो मिल जाते हैं ना आपको, जो ये कई कंपनियों के अलग अलग हैं, और अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो आप सर्फ का भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरह से। हाँ, सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग बताते हैं कि शैम्पू डाल दो उसमें। हाँ, शैम्पू सर्फ एक ही बात है, तो ये भी डाल सकते हैं। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी कि अभी जो आपको दवा मिली है इसका स्प्रे करें, अगर नेक्स्ट बार भी अगर आपको ऐसा लगता है तो दवा चेंज कर देनी चाहिए। कोई भी इंसेक्टिसाइड के लिए एक दवा बार बार वही दवा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, बार बार वही दवा नहीं डालनी चाहिए, चेंज करके करना चाहिए। लगाई थी ये दवा मैंने। अच्छा, तो इमीडा और यही हेक्सा स्टॉप। हाँ, तो पिछली साल 1 महीने तो रुका रहा, फिर चालू हो गया उसमें। हाँ, तभी तो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि दूसरी दवा का फिर इस्तेमाल करें। देखिए ऐसा है, मैंने आपको यही समझाया था अभी, इससे पहले मैं यही बोल रहा था कि अगर आपकी पौधा गन्ना में कोई बीमारी या कोई इंसेक्ट लगा है तो निश्चित रूप से वो रटून में भी आएगा। तो ऐसे में क्या करना होता है, जब भी आप पैडी लेंगे, जब उसका आप कटाई करेंगे, तो उसके बाद मैंने कहा कि पोको पे आप एक सावधानी पूर्वक पहले एडवांस में ही स्प्रे कर दीजिए। आप 1 ml का इमिडा, 1 ग्राम पर लीटर आप लोहे कार्बेंडाजिम, और 20 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इथेनॉल हार्मोन को पहले ही, कीट लगने से पहले ही आप स्प्रे कर देंगे, तो कीट आ ही नहीं पाएगा। उसकी जो लाइफ साइकिल या अंडे उसके पहले से जो मौजूद होंगे पैडी में, वो निश्चित रूप से मर जाएंगे। तो सावधानी पूर्वक भी होती है क्या? गिरारी तो होती है सब, जो जैसी होती है चिकोनी। देखिए वो ही तो है। स्टेज है, तितली है, आपको शुरू में दिखाई देगी, उसके बाद वो गिडार बन जाती है। ये सब उसकी लाइफ साइकिल है। एक जो सुंडी आपकी है, जो भी सुंडी है, कीड़ा है, उसकी लाइफ साइकिल है। पहले सुंडी तितली आएगी, तितली अंडे देगी, तब वो सुंडी बनेगी, फिर तितली एक पौधे से दूसरे पौधे पर बैठेगी, तो फिर ऐसे करके वो फैलता चला जाता है। अच्छा अच्छा। तो घनेंद्र भाई, मोटी मोटी बात डॉक्टर साहब ने कही है। एक तो शुरू में ही आप अगर ट्रीटमेंट कर दोगे तो पेडी में जो कीट है वो खत्म हो जाएगा वहीं का वहीं, और उसकी संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने खास बात जो ध्यान रखनी है आपने कि एक दवा मान लीजिए आपने इस्तेमाल कर लिया, उससे नहीं रुक रहा है, तो दूसरी दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगली बार, हाँ, अगली बार दूसरी दवा इस्तेमाल करनी है आपने, उस दवा का इस्तेमाल, क्योंकि उससे असर ही नहीं होगा।
वो उसका सहन शक्ति बढ़ जाएगी। उसमें खाद कितना डाले और कौन सा डाले? अब खाद के लिए मैंने आपको बताया, अभी मैंने 5 मिनट पहले डिस्कस किया था ये चीज। जी फिर बताइए। जैसे 10 पैडी में शुरुआत में, तब तक मैं रेडियो नहीं खोल पाया था। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा है कि जब भी आप पोके लेंगे, सबसे पहले आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इमिडा डाल दें, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बनडिजिन डाल दें, और 20 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इथेनॉल हार्मोन आता है, उसका आप स्प्रे कर देंगे शुरुआत में। इसके बाद अब जब निराई कर देंगे, उसके बाद अगर आपको डालना है पत्ती से नीचे, कोशिश करिएगा डीएपी जो है निराई कराई करके आप बीज के नीचे आप पहुंचाएं। तो उसमें जो डीएपी आपको डालनी है 8 से 10 किलो की डीएपी डालनी है, और आप 8 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप इसमें पोटाश इसमें डाल सकते हैं। खाद कोशिश करिए कि बीज से आपके नीचे जाए, ताकि वो, और उसके बाद फिर पानी लगा दें। इसके बाद आप करीब, दूसरी बात एक और है। जी पूछो। मैंने पत्ती फैलाई हुई है पेड़ी में। पत्ती तो किसान भाई फैलाते हैं ही, आप ये पत्ती फैलाने की प्रैक्टिस तो है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, खाद ऊपर से डाल के पानी लगा देते हैं। तो वही हम लोग आपसे कह रहे हैं कि आप पहले ये स्प्रे करिए जो हम बता रहे हैं। इसके बाद कोशिश ये करिए कि या तो आप आरएमडी मशीन है, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, उससे आप खाद का इस्तेमाल करिए, या फिर उसकी जो है जो कंधे तोड़ना कहते हैं मेड़ से, उसके कंधे तोड़ के आप उसमें नीचे खाद को पहुंचाइए। ऊपर जो आप लोग खाद पहुंचा देते हैं वो क्या होता है, पानी के संपर्क में आके सब वाष्पीकरण से उड़ जाती है, और उसका लाभ गन्ने को उतना नहीं मिल पाता जितना हम अपेक्षा करते हैं। गणेंद्र भाई, कुल मिला के बात ये है कि डॉक्टर साहब ने शुरू में, आपने क्योंकि रेडियो सेट नहीं खोला था, तो इन्होंने बताया था कि हम पहले बताते हैं कि भाई बिजाई से पहले हम नीचे खाद डालते हैं, बीज ऊपर रखते हैं, तभी उसका फायदा होगा। तो वही सिस्टम पौधा में तो वही करा है जी मैंने। हाँ नहीं, पौधा में तो किया है, पर पेड़ी के लिए भी तो खाद चाहिए। अब अगर पत्ती, हाँ पत्ती, अगर पत्ती आपके खेत में बिछी हुई है तो पत्ती पे ही डिलेगी खाद। तो अब खेती एडवांस हो गई है, तो एडवांस हो गई। उसी हिसाब से आप ऐसा करिए कि वो लाइन के, वैसे ही लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं, अगर बीच में पड़ जाएगी, लाइन से लाइन की दूरी 30 2.5 फीट है, 30 इंच रखते हैं सर ये लोग। 30 इंच रखते हैं। हाँ तो ये 30 इंच अगर आप रख रहे हैं तो वैसे ही लाइन से लाइन की दूरी है। अब वहां पे जड़ पहुंचेगी तभी तो आपकी पोटास और फास्फोरस ले पाएगी। तो इसलिए बिल्कुल कूड़ के पास में ही अगर ये डिवाइस आ रही है उसके द्वारा पहुंचाइए। और दूसरा ये भी है कि जो आप पेड़ी ले रहे हैं ना, उसका मैनेजमेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये चीजें डाल के पहले जो अगर कोई भी रोग या कोई कीड़ा है आपके खेत में तो वो खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो निश्चित है कि वो आपको आगे अच्छी फसल चलेगी आपकी। देखो, हम तो कोई भी जो फर्टिलाइजर हो, हम तो लाइन में डालते हैं, उस पर कूड़ पे। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। हाँ, खून पे ही डालते हैं जो उसे जी, और फिट हो जाता। पत्ती तो हमारी घर चुकी। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है जी, हमने तीन पानी लगा दिए अब तक। चलिए जी, चलो जी, चौथी अब बारिश हो गई है। हाँ, ये इसका भी फायदा हो गया आपको। चलो गणेंद्र जी, बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। जो डॉक्टर साहब ने सावधानियां बताई हैं वो आप उन पे ध्यान दीजिए, तो पैदावार आपकी अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि गन्ने, हाँ जी बताएं। हाँ, सबसे पहली बात हम लोग कह रहे थे, जो बीज शोधन है वो हमको ध्यान रखना है। कोई भी नवीनतम प्रजाति लाएं, किसी अच्छे सोर्स से लाएं, यानी कि किसी अच्छे एफपीओ भरोसेमंद जगह से हो, जहां आपको ये हो कि कोई बीमारी इसमें पहले से ना हो। क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो भूमि शोधन करते हैं, एक बीज शोधन करते हैं, तीसरा फिर शोधन करते हैं हम ऊपर से करते हैं। वो तो बाद की बात है। शुरुआत हमें करनी है भूमि शोधन से। तो उक्टा जैसी बीमारी है तो भूमि शोधन हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने में मिलता है। हमको क्या करना है, गोबर की खाद में हमको ट्राइकोडर्मा पाउडर के रूप में आता है, उसको डाल के और उसके ऊपर टाट के जूट के बोरे रख देने हैं, और उसको करीब 8 से 10 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप लोग, या 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाएगी तो जैविक है, कोई इसका नुकसान नहीं है। और आप किसमें खेत में घूर के साथ साथ आप इसको मिला के आराम से डाल सकते हैं। तो आपके भूमि शोधन, भूमि में जो ऑलरेडी पिछली प्रजाति का जो भी इसमें बचा खचा कवक या बचा होगा वो आपका शोधन करके आप खत्म कर लेंगे। जिसके बाद बीज शोधन की बात आती है, तो बीज शोधन हम लोग क्या कर सकते हैं, बीज शोधन के लिए कोई भी सिस्टमिक फंजीसाइड हमारे पास है, जैसे C+M, कार्बेंडिजम और मैनकोजेब आराम से आपको बाजार में उपलब्ध है। आप बायोवेस्टिन ले लीजिए, उसका
उसका भी जो है आपका जो है अच्छे से आपको उपलब्ध है। तो आप इनमें से कोई भी शुद्ध दवाई लीजिए, 1 या 1.5 ग्राम सबकी पर लीटर के हिसाब से रिकमेंडेशन है। आप इसी किसी टब में, किसी कुंडी में, किसी भी जगह आप इसको घोल सकते हैं। घोल के इसमें जो भी आपके सेट्स हैं, जो भी आपके गन्ने के बीज है, आप ये कोशिश करें कि 25 से 30 मिनट कम से कम ये डूबा रहे, ताकि वो सही से दवाई उसको एब्जॉर्ब कर जाए। और उसके बाद हम इसको बुआई करेंगे, सुखा के हल्का छाया में, उसके बाद हम बुआई करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा जो भी गन्ना है वो रोग रहित होगा और अब अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी पैदावार हम गन्ने से ले पाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं थोड़ा सा कहूंगा, एक आईटी के नाम से भी फेमस होती हैं चीजें कुछ जो किसान अपनी पद्धति से करते हैं। तो मैंने भी कई बार करके देखा, किसानों को बीच में भी करवाया कि कुंडी में या हौदी में या ड्रम में जो सीड ट्रीटमेंट किसान करते हैं, तो उनके लिए एक सलाह और है कि वो जो लाइन अपनी बनाते हैं ना खेत में जाके, वहां पे दोनों साइड में, जो लाइन के विपरीत में दोनों साइड में कूल बना ले। कूल बना ले, एक दिन पहले उसमें पानी छोड़ दे, जिससे वो भुरभुरी मिट्टी होगी तो वो पानी पी जाती है। और फिर उसके बाद जिस दिन गन्ने की बिजाई करनी हो, तो गन्ने की जो कटाई हम बाहर करते हैं, बाहर न जाके वही खेत पे ही करें, और उसमें पानी भर के जो हमारी 1.5 ग्राम या 2 ग्राम पर लीटर पानी लग रहा, दवा लग रही है पर लीटर के हिसाब से, वहां पे 2 गुनी 3 गुनी थोड़ी सी दवा ज्यादा, बस कम ही लगती है, तो वो ज्यादा कीमत भी नहीं होती है, ज्यादा लग जाती है। तो वहीं पे सीधे हम 3 आंख का अगर गन्ना काट के उसी में डालते रहे, अपनी जो नाली बनाई है या कूल जो भी अपनी भाषा में कहते रहे, तो उससे आसानी ये होती है कि वो किसान सीड ट्रीटमेंट करने के लिए हौदी में या ड्रम में बड़ा मुश्किल होती है, फिर खेत पे लेके जाओ, तो ये इस चीज से बचा जा सकता है और सीड ट्रीटमेंट में भी बहुत अच्छा हो जाता है। यानी खेत में ही कर ले, खेत में ही कर ले, वहीं अपने नाली से बना ले दोनों साइड में। हाँ, और वहीं पे वो डिप रहेगा, उसी में से इधर का आदमी इधर और उधर का आदमी उधर, तो वो लेके चला जाता है। स्प्रे से इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो नहीं पाता। जी, एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। साहब, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं यशपाल बोल रहा जी, गांव धौला है, जिला मुजफ्फरनगर। जी यशपाल भाई, जल्दी बोलिए, सवाल क्या है? अजी मेरे यहाँ पेडी है जी, और उसमें हमने स्प्रे करी, वो दुकान पे जो दवाई दी थी जी, तो आया थी जी, फार्मोमैक्सिन था कुछ, लैम्बडा आया थी। हाँ, ठीक है जी, वो पेडी में। पेटी में आपने किसके लिए, किस चीज के लिए कोई नुकसान था या आपने बचाव के लिए करी है, किस लिए स्प्रे करी है? अजी एक तो कीड़ी आई हुई है उसकी जड़ों में। हाँ जी। और ये तितली है, खूब तितली। तो कार्टेप का इस्तेमाल किया आपने? जी, फोन कट गया डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड 15 सेकंड ही बचे हैं अभी। अच्छा, इसमें आप जो है कुछ पेड़ी के लिए आप कार्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इमिडा का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। स्प्रे कर दी तो उसका आपको निश्चित रूप से तितली के स्टेज पे ही आपकी जी वो हो जाएगी। और ये तितली है, इसका मतलब सीधा सा है कि कीड़ा आने वाला है आपके खेत में। तितली का तो अभी आपने बताया था कि पहली स्टेज तो बस तितली है। तो आपने लैम्बडा और जो इमिडा लगाई है, दोनों ही निश्चित रूप से आपने कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आप लोग लगा चुके हैं, तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो अब आप अगली बार बता सकते हैं। अगले मंगलवार को फिर डॉक्टर साहब मिलेंगे यहाँ, तो हर मंगलवार। जी जी जी, डॉक्टर साहब हम चर्चा कर रहे थे कि भाई गन्ने से अच्छी पैदावार, अच्छी आमदनी लेने के लिए क्या क्या करें। आपने बताया कि सीड ट्रीटमेंट करके बोना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सूरज भान जी ने एक और आइडिया दिया कि खेत में ही अगर नाली बना के ट्रीटमेंट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब एक फोन आ गया, पहले फोन ही ले लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नरेश जी, इंद्रवीर तेवतिया, गांव नत्थुगढ़ी, बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। इंद्रवीर भाई, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में, कैसे हो? भाई नरेश जी, आप जैसे लोगों की आवाज जिस समय रेडियो पे सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और कार्यक्रम में भी 4 चांद लग जाते हैं। और आप जैसे श्रोता जुड़ जाते हैं तो इंद्रवीर भाई हम भी बहुत खुश होते हैं। बताएं क्या सवाल है? सवाल 3 है जी। में एक तो फड़का लग रहा है सफेद सफेद जी, और पीले पत्ते हो रहे हैं, और जो मुड़े हैं उनमें चेंटी बहुत है जी। इन तीनों सवालों का जवाब दिलवा दे। पहला क्या बताया था, क्या लगा हुआ है? उनमें फड़का लग रहा है कि फड़का कई बार दवाई का छिड़काव कर लिया, सफेद सफेद है। हाँ। और उसके पत्तों के नीचे भी उनमें लार्वा सा है। अच्छा डॉक्टर साहब, 3 सवाल हैं। एक तो सफेद सफेद है, वो फड़का कह रहे हैं आप, कितना इसमें समझ पाएंगे पता नहीं। दूसरा इनका है कि पीले पत्ते होने और चींटियां हैं। देखिए, ये मिलीबग आता है ना जी, मिलीबग आता है तो उसमें चींटियां भी होती हैं फिर। जी जी जी, देखा है ना आपने, मिलीबग के साथ में चींटियां भी होंगी, है कि नहीं है?
बिल्कुल है जी। हाँ, चींटी तो ये बता बताना हाँ। कहाँ से आ गई? हाँ, तो मिलीबग के लिए कोई भी सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड जो आपके बुलंदशहर में जो मिल जाए उसका स्प्रे आप कर दीजिए। जी है तो ये अपने आप ही ये मिलीबग जैसे ही मरेगा, चींटियां भी मर जाएंगी और मिलीबग भी मर जाएगा। बिल्कुल चिपक जाता है ना ये सफेद। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल पत्तियों से चिपका हुआ होगा और उसके तने से भी चिपक रहा होगा। ब्याज तक भी चिपक रहा है, जो मूढ़े हैं उसके दांतों में भी है। हाँ, कोई भी सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड आपको मिल जाए, जो जैसे कि बुलंदशहर में हापुड़ के नजदीक है, कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो अच्छी दवा नहीं मिल पाती, तो कोशिश ये करें कि अच्छी किसी दुकान से, ज्यादातर प्राइवेट से ही खरीदते हैं। जी जी। तो प्राइवेट से खरीदते हैं, कोई जो जैसे मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, हाँ, जो ना। विश्वास पात्र आदमी हो, है विश्वास पात्र आदमी हो, जो नकली दवा ना दे रहा हो, उससे जाके आप सिस्टेमेटिक कोई भी दवा ले लें, उसका स्प्रे कर दें, ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब पीले पत्ते भी बता रहे, पीले पत्ते हो रहे हैं। खाद क्या क्या दिया है आपने? खाद तो हमने पहले तो चाई दिया, उसमें हल्का यूरिया लगवाया। पत्ती खेत नहीं है, क्योंकि पत्ती नहीं जलाई, जिससे कि बताते हैं कि नमी बनी रहे और कीड़े ज्यादा पैदा ना हो। जी देखिए, ऐसा है ना कि आप आजकल ये भी है कि ज्यादातर किसान भाई एक तो वो चाह रहे हैं कि टॉनिक कुछ मिल जाए, और खाद के नाम पे डीएपी यूरिया देते हैं और पोटास लगाती नहीं है, ऐसा ही है ना। और हम ज्यादातर रिकमेंडेशन करते हैं कि पोटास आईपीएल की अगर मिल जाए तो ठीक है, आईपीएल की अगर नहीं मिल रही है तो पोटास बहुत मिलावट के चांस होते हैं, तो आप उसकी जगह 12-32-16 का एनपीके आता है, एनपीके अगर इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ में जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी कमी आ रही है, जैसे आयरन है, जिंक है, जिंक की वजह से पीले से पत्ते भी पड़ रहे होंगे कम वो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारा मल्टीप्लेक्स करके जो आता है, जिसमें जिंक और आयरन और ये इस तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल अगर हम करें, और वो भी इनका इस्तेमाल अगर बर्मी कंपोस्ट में मिला के करें, और कोशिश ये करें कि हमारी उसके लाइन के सारे ही अगर इस्तेमाल हो तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और ये पीलापन आपका खत्म हो जाएगा। आप एक काम करिए इंद्रवीर जी, इसमें कार्टप का इस्तेमाल करा आपने अभी? नहीं, कार्टप लगाया साहब, और पोटास भी लगाई थी, और 125 की उसने फैली गई, लेकिन वो बिल्कुल बेकार थी, उसमें नमक सही है, बाकी उसमें कुछ कम नहीं लगा। कार्टप कौन सी कंपनी का था? ऐसा है ना, कार्टप आपकी जो सुंडी की समस्या है वो, और आपके पीले पत्ते, कार्टप 1 किलो बीघे की दर से अगर आप लगाएंगे तो काफी आपको इसी से ही लाभ मिल जाना चाहिए। आपको कंपनी या तो रही या दवाई हो सकता है आपको सही नहीं देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, कार्टप जैसे बुलंदशहर हापुड़ के नजदीक है ना, बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और हापुड़ आप जानते ही हैं कितना बदनाम है, किसान भाई ज्यादा जानते हैं इस चीज को है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी विश्वास पात्र से आप जो कार्टप खरीदें, विश्वास पात्र से खरीदें। इसके बाद लगभग 125 रुपए किलो के आसपास मिलेगी, अच्छी कंपनी की दवा मिल जाएगी, इसका इस्तेमाल कर लें। पत्ती पीले के लिए आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, सागरिका को साथ में मिला के, या नैनो डीएपी हल्का सा मिला के, आपको निश्चित रूप से फसल को आराम होगा। इंद्रवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? सर जी, मैं इंद्रपाल चौहान बोल रहा हूँ, दक्षिण हरियाणा के लास्ट गांव में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का इसके जो ना अरावली की तराटी में बसा हुआ गाँव है। मैंने गांव में घर में तो 2-4 गन्ने बो रखे हैं, 7-8 साल हुए। क्या मैं खेत में बो सकता हूँ? हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, कोई मिल भी नहीं है, कोई आप खेत में बोल सकते हैं, गन्ने का जूस तो बिकता ही होगा आपके यहाँ। जूस बिकता है तो गन्ने के जूस में बिकता है 1000 रुपए कुंटल गन्ने के जूस के लिए, जो मिल तो लेता है 330-340 रुपए, या सेंटर लेते हैं 350 रुपए कुंटल। गन्ना फिर कहाँ से मिलेगा बढ़िया? और गन्ना बढ़िया गन्ना आप हमारे मुजफ्फरनगर से ले लीजिए, पास में आ सकते हैं तो। या आपके जो है जो भी संबंधित आपका बागपत, शामली, जो भी आपका हिस्सा लगता होगा। हमारे तो यहाँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट तो लास्ट में पड़ता है ना, नारनौल जो ना, वो दक्षिण हरियाणा का लास्ट है, नारनौल रीजन। तो आप अपने यहाँ इधर से ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, हिसार से ले सकते हैं। हाँ, हिसार से ठीक है, हिसार से ले सकते हैं ना आप अपने रीजन से। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई क्षेत्र में एक फसल नहीं हो रही है तो उसके पैदा करने में बाजरा, ज्वार ना, बाजरा, सिरसू और ये बोते हैं। मिट्टी हल्की है क्या आपकी? रेता मिट्टी है? तो रेतीली मिट्टी में पानी बहुत अधिक लगेगा, और आपको एक सबसे बड़ी समस्या है कि प्राकृतिक आपदाएं, आपकी फसल अगर पूरे क्षेत्र में अकेली होगी तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप अगर तैयार हो तभी आप इसको आगे बढ़िएगा, इसको लेके। इसमें दो तरह के
जानवर नुकसान ज्यादा करेंगे, 4 पैर वाले भी और 2 पैर वाले भी। हाँ जी। तो अकेली आपकी फसल दिखाई देगी तो ज्यादा नुकसान होगा। 4 पैर वाला था तो रोक लोगे, 2 पैर वालों को कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे? ठीक बात है। तो इंद्रपाल भाई ऐसा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुराना सुनता हूँ, 71 साल की उम्र की, मैं रेडियो सुनता हूँ। मैं गांव में मेरे पास ये रेडियो है। चलो जी, बहुत आपकी बात सुनता हूँ, बड़ी खुशी होती है मेरे को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रपाल भाई। और अगर करना ही हो ना, कोई अगर बाउंड्री वाला खेत है ना जिसमें 4 दीवारी कर रखी हो, उसमें कोशिश करके देख लेना आप। हाँ करूंगा है ना? हाँ, कम से कम बच्चे भी घर में गन्ना खाएंगे। हाँ, और जूस वाले ले जाएंगे। जूस वाले ले जाएंगे। जी। और जिन्हें पीलिया विलिया हो जाता है उन्हें गन्ना का जूस और गन्ना खाने के लिए बहुत कहते हैं। हाँ जी। बहुत जी आपकी बात सुनता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। लाडो बहन का, मुंशी बहन का। जी जी धन्यवाद। आपने बताया था कि अच्छी तरह से ट्रीट कर लें एक तो बीज को, उसके बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? बीज शोधन के समय प्रयास ये करेंगे कि हम लोग कोई फंजीसाइड के साथ साथ हम कोई इंसेक्टिसाइड भी ले लें। जो ये समस्याएं आती हैं, इमेडा ले सकते हैं या कार्बन कुछ भी ले सकते हैं। 2-3 चीजों का एक हार्मोन भी हम मिला देते हैं। तो इन सब चीजों का मिश्रण करके हम तब इसका बीज शोधन के साथ ही इस काम को भी कर लेंगे, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, संतुलित। हेलो, राम राम जी। हाँ नमस्कार जी, राम राम जी। कौन साहब बोल रहे हैं? सतपाल सिंह, ग्राम हिमायूपुर, मवाना, मेरठ। जी बताएं सतपाल भाई, क्या सवाल है? ये सवाल पहले तो सफेद सुंडी थी, हाँ खेत में है नहीं, धोरे धोरे पे है, अब वो काली सुंडी होगी। अच्छा, तो आप इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर चुके हैं? अब जो दवाई बता दे उसे ही घेरते हैं। भाई साहब, आप क्या है कि जब डॉक्टर के पास जाया जाता है तो पर्चा लेके जाया जाता है कि आपने क्या लगा दिया है। मान लीजिए मैं कहूँ आपको कार्टप लगाना है 1 किलो बीघे की दर से, आप कहें कार्टप में लगा चुका हूँ या आपने अभी लगाया है, मैं आपको फिर लगवा दूं, तो हमें ये बताइए कि अगर आप कुछ इस्तेमाल किया तो किया है, तो क्या किया है, नहीं किया है तो हम उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। वैसे अमूमन रूप से क्या है कि अगर कोई भी सुंडी लगती है तो सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कि कार्टप आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद अगर कोई सुंडी है तो आप उसमें इमेडा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें जो है कोराजन का इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, सुंडी एक इंसेक्ट है, कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड या उसमें आप साथ में सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड मिला के आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। निश्चित रूप से इमामेक्टिन है, कोराजन है, आपके कार्टेप आपका दोनों तरह का काम करता है, फटेरा है, फटेरा आप लोग डाल लेते हैं, तो आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें साथ साथ, दौरे पे है। हाँ दौरे पे यह ऐसा है ना कि ये अभी जो बारिश हुई है ना, तो जो सफेद गिडार के जैसे कि इनका जीवन चक्र के बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझ लें तो आप ही इसका कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे अभी जो बारिश हुई, इनका जीवन चक्र भी चेंज होता रहता है ना, कि जो जून में पहली बारिश होती है उसमें अंडे से गिडार निकलती थी। अब ये कितना कार्टप लगाए ये बता दो। एक कार्टप लगता है 1 से 1.25 किलो प्रति बीघे की दर से। 3 बीघे में 3 किलो मान लो, अब 3-3.25 किलो बस। 1 किलो का रिकमेंडेशन है आपका प्रति बीघा। बाकी अगर 250 ग्राम आप अगर अधिक अपना समझते हैं कि ज्यादा हमारा मतलब कीट लग रहा है, अधिक मात्रा में है, जल्दी आपको चाहिए, तो आप उसमें कर सकते हैं। वैसे उसका रिकमेंडेशन 1 किलो प्रति बीघे का है। ये कीड़ी वगैरह हो रही है, ये भी चली जाएंगी सब? ये सब चली जाएंगी। कार्टेप आप जमीन में लगाएंगे और आप इसके बाद भी अगर नहीं जाता है तो आप कोई भी हल्का सा इंसेक्टिसाइड आप इमेडा कर दीजिए या फिर उसमें आप इमामेक्टिन कर दीजिए। कितनी देर बाद करें डॉक्टर साहब? मान लीजिए कार्टप लगा दिया इन्होंने कल, तो ना रुका तो कितने दिन बाद? 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कितने दिन बाद? हफ्ते भर बाद आप कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन का अंतर अच्छा, लेके। हफ्ते 10 दिन का। हाँ, हफ्ते 10 दिन का अंतर लेके अगर कर देते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। और ये कार्टप में भी यही चीज है जो अभी मैं कह रहा था, आप भी मेरठ के रहने वाले हैं। कार्टप जो आपकी 100 रुपए किलो से ऊपर वाला जो दुकानदार देगा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत घटते घटते चले जाते हैं, 50 रुपए किलो तक भी दे देते हैं। आपने फटेरा लगाया था? फटेरा आप पटेरा भी लगाया था। और ये कार्टप के साथ कुछ और दवाई लगानी है या कार्टप ही खाली? अभी आप खाली कार्टप लगा दीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी सुंडी के लिए तो आप ऊपर से स्प्रे कर देना। ठीक है, ठीक। हाँ डॉक्टर सूरज भान की बात आप ध्यान रखो थोड़ा सा। ये चीज ध्यान रखना कि जो भी दवा लेके आए किसी विश्वास पात्र दुकान से ही लेके आए, कहीं ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में आपके पैसे भी खर्च होंगे और कीड़ा भी नहीं मरेगा। और डॉक्टर साहब पर्ची तो कोई देता ही नहीं। पर्ची तो इसीलिए तो नहीं देते हैं, तो इसलिए अच्छी दवा, महंगी से महंगी जो दवा है कार्टप, वो कंपनी के ब्रांड का ध्यान रखो। हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते। और ये कार्टप है या फटेरा जो भी आप डालें तो मेड़ से की तरफ से ही डालना शुरू करें, क्योंकि ये इसकी गिडार है ना, वो मेड़ से ही निकल के चलती है, फिर लाइन में आगे धीमे धीमे चलती है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा 1-2 मीटर ही पहुंच पाई होगी। अभी तो ज्यादा ज्यादा लाइन में 1-2 मीटर ही खेत में अंदर घुस पाई होगी। तो अगर यहीं से मेड़ से ही डाल के चलेंगे ना तो अंदर की तरफ
तो बहुत अच्छा कंट्रोल करेगी। अंदर मैंने खोज के देख लिया, अंदर तो नहीं है। अभी अंदर नहीं, अभी तो मेड़ से अंदर ही घुसना शुरू हुई है ना। हाँ जी, हाँ घुसना शुरू हुई है, मेड़ तो से शुरू कर दो। मेड़ से शुरू कर दो। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी फोन करने के लिए। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, बढ़ाते हैं अपनी बात को आगे। एक फोन है जी, फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं हरबीर सिंह चंदन बोल रहा हूँ जी। जी बताएं क्या सवाल है? मैं प्लाटी के पास में मेरा काम है ये क्या नहीं जी, हाँ इनके मिलमा चुरा है जी। और अब मेरा सवाल ये है जी, हमने गाय का पेशाब और भैंस का पेशाब 15-16 लीटर इकट्ठा कर रखा जी। हाँ, उसको किस प्रकार इसमें लगावे जी? भाई भैंस के पेशाब को तो आप फैला दो, कहीं भी कोई रिकमेंडेशन भैंस के पेशाब की है ही नहीं। जो भी प्राकृतिक खेती की जो है आप जिसकी तरफ जा रहे हैं उसमें जो भी रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन गौमूत्र की है। केवल गौमूत्र में भी देसी कहा जाता है, यदि देसी उपलब्ध ना हो तभी आपको जर्सी गाय का लेना है। भैंस का तो किसी काम का है ही नहीं, ना तो भैंस का गोबर और ना भैंस की पेशाब। तो अगर हम गौमूत्र पे आते हैं तो गौमूत्र का जो बेहतर इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो जीवामृत के माध्यम से कर रहे हैं। करना क्या है कि आपको एक नीला वाला ड्रम लेना है जिसकी क्षमता 200 लीटर पानी की होती है। उसमें आपको 170 से 180 लीटर पानी भर देना है। उसके बाद उसमें आपको 10 किलो गाय का गोबर, 10 किलो जो है गौमूत्र आपको डालना है। उसके बाद उसमें 2 से 3 किलो किसी भी दाल का बेसन, चने का बेसन या दाल का बेसन, कोई आपको बेसन डाल देना है। आधा किलो आपको किसी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, यानी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, यानी जहां पे कोई भी दवाई का स्प्रे ना हुआ हो तो उसमें सूक्ष्म जीव जो होंगे वो जीवित होंगे, तो वो मिट्टी आपको लेकर डाल देनी है। और गुड़, 2 से 3 किलो गुड़। तो यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, जिस प्रकार आप जामन डाल के दूध को दही बना देते हो उसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव का जो मिश्रण करके या उनका संरक्षण करके जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो आपको दिखाई नहीं देते, गाय के गोबर में होते हैं, गौमूत्र में होते हैं, आपके जो है मिट्टी में होते हैं, आपको इन तीनों को इकट्ठा करके पानी में डालना है। उसके बाद जो बेसन देना है उनको कि वो खाएं और मल्टीप्लाई करें, 2 से 4, 4 से 10 हो जाए जल्दी जल्दी। और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी में भी होते हैं। इन सभी का मिश्रण करके आपको घड़ी की दिशा में इनको शाम को, सुबह और शाम 5-5 मिनट हिलाना है, मिक्स कर देना है। 3 दिन बाद आपका जो है घोल, आपका जो है जीवामृत बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप पानी के साथ लगा सकते हैं, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी रूप से आप खेत में लगा दीजिए। 1 एकड़ में 2 ड्रम आपको लगाने हैं और हर पानी के साथ आप लगा सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी फसल में अलग ही चमक दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरवीर भाई, आपका अगला फोन लेते हैं जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी, जी नमस्कार डॉक्टर साहब। कौन सा बोल रहे हैं? सर आशीष बात कर रहा हूँ बरेली से। आशीष जी जी जी, बताएं आशीष जी। सर, खेत में जैसे हम गन्ना की बुआई करने जा रहे हैं लेकिन उसमें घास बहुत है सर। जी, घास को हटाने के लिए क्या दवा लगा सकते हैं? घास के हटाने के 2 तरीके आपके हो सकते हैं भाई साहब आशीष जी। इसमें क्या करना है आपको, पहले तो आपको फसल चक्र का बदलाव कर सकते हैं। यदि आप बार बार एक ही फसल ले रहे हैं तो आपकी घास की समस्या आपकी बढ़ती जाएगी। पिछले साल आपकी जो भी फसल होगी आप उसको निश्चित रूप से बदल देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको गहरी जुताई करनी है, या तो आपका पलटा मिल जाए कहीं से या आपको हैरो मिल जाए, तो आपकी 15 सेंटीमीटर की लगभग जुताई हो जाए। और इसके बाद जो गर्मी है, ग्रीष्मकालीन जुताई जिसे कहते हैं, इसमें आपको करनी है। और आप इसमें जाके जड़ें आपकी घासों की सब सूख जाए और उसके बाद आप 15-20 दिन छोड़ देंगे, उसके बाद आप सोच सकते हैं। इसमें पहले गन्ना ले रहे थे क्या, जिसमें गन्ना बोना चाह रहे हैं? जी जी। हाँ, तो गन्ना आपकी बार छोड़ दीजिए, उस खेत में दूसरे खेत में ले लीजिए। आपकी बार गहरी जुताई गर्मी के लिए छोड़ दीजिए इसमें, जिससे इसकी जो गांठें होंगी ना वो सब बाहर आ जाएंगी। जब सूख जाएंगी तो ये घास आगे के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। हाँ डॉक्टर साहब, आप उससे ही शुरू करेंगे दुबे साहब, जो थोड़ा शीघ्र बता दें क्या क्या और ध्यान रखना है, फिर आगे 1-2 सवाल और हैं मेरे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे फिर। ठीक है, सबसे पहले सर हम लोग फसल आपको बताया था कि आप बीज शोधन करेंगे, भूमि शोधन करेंगे, फसल चक्र का सही चुनाव करेंगे। आपको एक बार लगातार आपको एक से एक फसल नहीं लेनी है। किसान भाइयों को ये भी हमारी सलाह है कि मृदा परीक्षण जरूर करा लें, तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा वस्तु स्थिति कि आपकी मृदा में, मिट्टी में किस हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। गन्ने में क्या है कि एनपीके तो हम लोग देते ही हैं, एनपीके के साथ साथ ही सर सल्फर की भी आवश्यकता है। सल्फर आप एक तरीके से जितने भी विटामिन, प्रोटीन आपको जरूरत होती है वो सब काम सल्फर का करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई में एसएसपी के माध्यम से करिए ताकि आपको सल्फर मिल जाए। तो सल्फर की आवश्यकता भी हम लोगों को पड़ती है। इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं वो जिंक सल्फेट की भी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, फेरस की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी से अगर हम जांच करा लेंगे
तो हम आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, और नहीं तो हम ब्लाइंड रिकमेंडेशन करते हैं कि कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के कुछ हम इन सातों में हम अवश्य रूप से लगा दें, जिससे कि हमारी फसल अच्छा हो। संतुलित हम लोगों को इसमें फर्टिलाइजर या उर्वरक का प्रयोग करना है। संतुलित उर्वरक के प्रयोग के लिए भी मैं आपको बता दूं, जी जी, धीरे धीरे आराम से बताइए डॉक्टर साहब, सुनने वालों को समझ में आ जाएगी। हाँ, संतुलित उर्वरक का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें यदि हम 3 तरीके से मुख्य रूप से इसकी बुआई हम करते हैं। तो यदि हम बुआई इसमें एसएसपी के माध्यम से कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से ध्यान रखें कि हमको 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से एसएसपी डाल देंगे। यूरिया इसमें फिर, क्योंकि एसएसपी में यूरिया नहीं होती है, तो 25 से 30 किलो यूरिया प्रति बीघा देनी है, जो कि आधी डोज हमें बुआई के समय देनी है, और बाकी आधी हमें 2 से 3 बार में बार देनी है। पोटाश इसमें हमको 8 किलो प्रति बीघे का डालना है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सल्फर हम लोग डाल सकते हैं 10 किलो प्रति एकड़ की दर से। हम लोग इसमें कैल्शियम भी दे सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार फेरस या उसका भी दे सकते हैं। 2 अन्य रूप से बोरोन है हमारा, जो से बोरेक्स मिक्सचर कहते हैं, या फिर हम सोहाना करके भी मिलता है बाजार में, इसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। ये भी आवश्यक रूप से हमारे पौधे को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है, और किसी भी प्रतिकूल स्थिति में मौसम के अनुकूल हम लोगों को इसको लड़ने में मदद करता है। यदि हम डीएपी के माध्यम से बुआई कर रहे हैं, तो 12 किलो डीएपी, 8 किलो पोटाश, और यूरिया इसमें 20 से 22 किलो हमें प्रति बीघा देनी है। यूरिया का वही सिस्टम है कि आधा पहले और आधा बाद में। एनपीके के माध्यम से अगर हम बुआई कर रहे हैं, तो 15 से 16 किलो एनपीके प्रति बीघा, पोटाश 5 किलो प्रति बीघा, और यूरिया 20 से 22 किलो प्रति बीघा हम लोगों को इसमें देना है। निश्चित रूप से हम बैलेंस, अगर संतुलित रूप से हम पोषक तत्व देंगे, और समय समय पर हम ध्यान रखेंगे, खेत में जाते रहेंगे, उसमें कोई भी बीमारी आती है और अगर वो ईटीएल के ऊपर जा रही है, सर्वप्रथम हम लोग ध्यान रखें कि अगर कोई सुंडी कीड़ा या गिडार आपको दिखाई दे रही है, एक आध पौधा अगर उसमें इन्फेक्टेड है, तो हम उस पौधे को निकाल के हम खेत से बाहर ले जाएं, अन्यथा दवाई लगाने की अनावश्यक जरूरत नहीं है। जब कोई भी बीमारी, कीट पतंग या रोग ईटीएल्स क्रॉस करता है, यानी 10% 15% को क्रॉस करता है, तब हमें उसके रोकथाम की आवश्यकता है। सही समय पे हम रोकथाम करेंगे तो हम बेहतर फसल ले सकेंगे और उच्च लाभ हमको उसमें मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई है कि जैसे हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं ना घर में, कि बच्चे ने कब खाना खाया, कब नाश्ता किया, कब दूध पिया, तो उसी हिसाब से हमें अपनी फसल की भी देखभाल करनी है। आप निरंतर अपने खेत में जाइए, और खेत में जाके, जैसे अभी एक भाई का फोन आया था कि जी डोले से अभी शुरू हुई है सुंडी, डॉक्टर साहब ने बताया कि डोले से ही दवाई शुरू कर दो आप अंदर तक, तो वो वहीं की वहीं रुक जाएगी और आगे खेत में नहीं फैलेगी। आपने भी अभी जिक्र किया कि आप निरंतर निगरानी बनाए रखिए, अपने फसल में जाते रहिए, देखते रहिए कि भाई अगर कीट कोई है, और जैसा आपने बताया 10% से ऊपर दिखाई दे, तो तुरंत फिर आपको दवा का इस्तेमाल करना है। उससे पहले अगर 1-2 पेड़ में है तो उनको ले जाइए बाहर, गाड़ दीजिए, दबा दीजिए, ताकि वो सूंडी, वो कीड़ा वहीं का वहीं खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी है, हमें कोई उम्मीद है कि हमारे जितने भी किसान भाई है इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो श्रोताओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।